अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर कवरिंग अ टॉप्सी और थैनाटोलॉजी अब हम आ गए हैं पर्सनल आइडेंटिटी की तरफ। सबसे पहले हम पर्सनल आइडेंटिटी की वेटेज देख लेंगे यूएचएस में कितनी है। तो ये हमारे पास पर्सनल आइडेंटिटी एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन और ट्रेस एविडेंस में 1 एचसीक्यू है, 5 एमसीक्यूज है। तो हम शुरू करते हैं पर्सनल आइडेंटिटी। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द फिक्सेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन। आइडेंटिटी इसेंशियल टू बी एस्टेब्लिश इन ऑल द मेडिकल लीगल केसेस। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी कि क्या फिक्सेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन, तो उसको हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा क्वाइटेलर्स रूल। तो नो टू नेचर मेड थिंग्स आर एवर लाइक। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि हमारे पास ये रूल्स के अंदर कौन सी डेफिनेशन आएगी। तो हमारे पास नो टू नेचर मेड थिंग्स आर एवर लाइक, तो इसके अंदर डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास पूछा जाता है हमसे कि पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका श्योरेस्ट मेथड हमारे पास क्या है। तो हमारे पास पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन विदाउट एनी डाउट। जो हमारे पास विदाउट एनी डाउट होगा वो पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन होगी। उसके बाद वाई पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड इन द डेट। तो ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना। टू रिजॉल्व द एंजाइटी ऑफ द नेक्स्ट ऑफ अ किन, टू सेटल द स्टेट ऑफ अ पर्सन मिसिंग एंड टू स्टैब्लिश द कॉर्पस डिलेक्टाई, जिसको बॉडी और प्रूफ ऑफ अ क्राइम बोलते हैं। टू अलाउ द मेडिको लीगल ऑफिशियल टू रिलीज द बॉडी फॉर द बुरियल और डिस्पोजल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है श्योरेस्ट मेथड। तो हमारे पास श्योरेस्ट मेथड में कौन से पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डक्टाइलोग्राफी, डेंटल पैटर्न, स्कल सूचर पैटर्न और फ्रंटल साइनस पैटर्न। तो हम इसको किस तरह याद रखेंगे? तीन हमारे पास पैटर्न है। डक्टाइलोग्राफी है जिसको मॉडिफाइड फिंगरप्रिंटिंग बोलेंगे, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो आपको पांचों ये याद हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है, ये इस साल नहीं, पिछले साल हमारे पास प्रॉफ में आया था यूएचएस में, और उससे पहले भी आता रहा है कि मेथड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आइडेंटिटी। और वाइवा में भी यही पूछ लिया जाता है कि थर्ड पार्टी मेथड, सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होता है और बताएं। तो हमारे पास थर्ड पार्टी मेथड में हमारे पास क्या होगा कि आइडेंटिफाई बाय द रिलेटिव ऑफ फ्रेंड्स। और ये आप रीड करेंगे कि सारा कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर पुलिस होगी तो उसके अंदर थर्ड पार्टी मेथड में वो इन्वॉल्व होगी, तो उसका बेल्ट नंबर, पेटी नंबर ऑफ द कांस्टेबल लेंगे, और उसके बाद हम उसका नेम और एड्रेस, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर और इस रिलेशनशिप विद द एग्जामिनी लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव मेथड। अब सब्जेक्टिव मेथड में ना हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल डाटा ऑफ द एग्जामिनी यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमारे पास एनाटॉमिकल पैरामीटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, और फिर हमारे पास जेनेटिक पैरामीटर्स हैं, और एक हमने इधर मिस किया, हमारे पास फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और जेनेटिक पैरामीटर्स हैं। अब जो हमारे पास यूएचएस में सवाल आया था वो सब्जेक्टिव मेथड के फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में पूछता है। तो दे आर रिलेटेड टू द बॉडी फिजियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जिसके अंदर गेट, वॉइस, टोन और मैनर ऑफ अ स्पीच आ गया। तो ये आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्थ्रो आर्थ्रोपोमेट्री। तो ये हमारे पास बर्टीलन सिस्टम है। ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है कि इसने क्या किया था। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द बर्टीलन। ही ऑब्जर्व आफ्टर द एज ऑफ 21 एन इंडिविजुअल सीजेस टू इंक्रीज इन द साइज। अब जो उसने क्या था, उसने हमारे पास 14 मेजरमेंट ऐसी दी थी जिनकी रेशो ऑफ फेलर 1:286 थी। तो हमने ये याद रखना कि 14 हमारे पास मेजरमेंट्स थी और 1:286 थी। उसके बाद हमारे पास जो था उसने डिस्क्रिप्टिव डाटा फॉर द इंडिविजुअल किस तरह फाइंड किया करने के लिए बताया था। तो आपने मुंह तक ही महदूद रहना है कि कलर ऑफ आइज़ है, हेयर है, कंप्लेक्शन है, शेप ऑफ नोज है, ईयर्स एंड चिन है, और आइडेंटिटी मार्क्स ऑन द बॉडी जैसे सच एज मोल, स्कार्स और टैटूज। तो टोटल उसने 14 बॉडीली मेजरमेंट दी थी जिससे हम आइडेंटिफिकेशन फाइंड कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेक्टाइलोग्राफी। ये पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन का मेथड है। इसके अंदर गाल्टन सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास पेपिलरी रिजेस हमारे पास बनती हैं, और ये हमारे पास इसमें जो बात एमसीक्यूज के लिए है वो ये है कि अल्टर बाय द लेप्रोसी और फर्स्ट डेवलप बाय द सर एलेक। तो ये हमने दो चीज़ें याद रखनी है कि ये सबसे पहले जो डेवलप वो किया था उसने सर एलेक ने किया था, और इसकी ये जो हमारे पास डेक्टाइलोग्राफी है वो अल्टर हो जाती है किससे, लेप्रोसी से। अब इसने आपने पेपिलरी रिजेस की बात याद रखनी है, और पेपिलरी रिजेस की आपने मेजरमेंट याद रखनी है 0.6 मिलीमीटर। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं चार किस्म के आर्ट, टेंटेड आर्ट, लूप, ट्विंट लूप, वर्ल और कॉम्पोजिट। अब आपने ना इनकी कॉम्पोजिशन भी याद रखनी है, कॉम्पोजिशन कितनी कितनी होती है। तो लूप की हमारे पास ये आप नोट कर लेंगे 67% होती है। उसके बाद वर्ल की हमारे पास 25% होती है। कॉम्पोजिट की हमारे पास 1 to 2% होती है। आर्च और टेंटेड आर्च की हमारे पास 6 to 7% होती है। तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, ये पूछी जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सरफेस एपिथेलियम एब्रेजन एक्शन बाय द सैंडपेपर। नो टू फिंगरप्रिंट्स हैव एग्जैक्टली द सेम अरेंजमेंट। देयर आर टू मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द फिंगरप्रिंट, प्लेन एंड रोल, द लेटर इज कंसीडर्ड बेटर। तो आपने ये, मैंने इसको किस तरह याद रखा था, लेवैक से याद रखा था कि उसकी कॉम्पोजिशन वैसे बनती है। इसकी 67 है, इसकी 25 है, फिर हमारे पास 6 to 7 है, फिर 1 to 2% है। तो लेवैक से मैंने इसको याद रखा हुआ था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव मैथ। ये हमारे पास इनकी
की सारों की डायग्राम्स है, ये ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्पी के लिए आप अगर शुरू साल से ही सारा कुछ साथ साथ देखते जाओगे तो आपके लिए ऑस्पी एंड पे करनी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि अब सेंट्रलाइज ऑस्पी है तो आपको बुक में से ही ऑस्पी सारी बन के आती है। तो ये इस तरह की चीज़ें, मतलब आपको इस बार जो पीछे पास पेपर में यूएचएस की ऑस्पी है उसके अंदर लूप की जो डायग्राम है ना वो बार बार आती है, तो आपने लूप की डायग्राम याद रखनी है। बहुत आसान साथ साथ चीज़ें देखते जाओगे तो आपको समझ भी आती जाएंगी और एंड तक याद भी रहेंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव मेथड। उसके अंदर आइडियल टीम होती है। आइडियल टीम में कौन कौन से होते हैं मेडिकल प्रोफेशन के, तो मेडिकल जूरिस्ट होता है, एनाटोमिस्ट होता है, उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, सीरोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट। उसका पैरामीटर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी, तो ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। बॉडी एज अ होल और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडीज़ के इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रीसेंट एडवांसेस। जो रीसेंट एडवांसेस हैं ये हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बार बार के आइडेंटिफिकेशन के लिए। रीसेंट एडवांस जो पैरामीटर्स हैं इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी, उनके रीसेंट एडवांसेस क्या है, तो हमारे पास वॉइस प्रिंटिंग आ जाएगा, स्पीच स्पेक्ट्रोग्राम और काइलोस्कोपी आ जाएगा, लिप प्रिंटिंग। तो ये तीन चीज़ें तो ऐसे ही याद हो जाएंगी कि वॉइस से रिलेटेड है, वॉइस प्रिंटिंग, स्पीच स्पेक्ट्रोग्राम और काइलोस्कोपी, लिप प्रिंटिंग। उसके बाद हमारे पास अगर आप उंगली अपनी आंख के ऊपर रख लेते हो तो आपके उंगली के ऊपर पोरोस्कोपी है, उसके बाद ऊपर नेल्स है, नेल स्ट्राइएशन है, और आंख के अंदर पैटर्न ऑफ रेटिनल ब्लड वेसल। तो तीन चीज़ें आपको ये याद होगी। उसके बाद किट वाली हैं, तो एक आइडेंटिटी किट और एक फोटो किट और सुपर इम्पोजिशन फोटोग्राफी है। तो आपको ये हमारे पास सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है काइलोस्कोपी। काइलोस्कोपी में हमारे पास क्या है, काइलोस्कोपी में हमारे पास काइलोस्कोपी वैसे ही लिप प्रिंटिंग को बोलते हैं। तो अब ये क्या है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ द लाइन्स अपेयरिंग ऑन द रेड पार्ट ऑफ द लिप्स। तो ये आपने काइलोस्कोपी याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आगे पोरोस्कोपी। ये इस साल एमसीक्यू आया था, काफ़ी ज़्यादा बच्चों का गलत हुआ था कि हमारे पास स्वेट ग्लैंड जो है हमारे पास पोरोस्कोपी में इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन बाय द एग्जामिनिंग द पोर्स विच आर द माउथ्स ऑफ डक्ट्स ऑफ द स्वेट ग्लैंड सिचुएटेड बिलो द एपिडर्मिस, लुकार्ड मेथड। ये इस साल एमसीक्यूज में आया था पोरोस्कोपी का कि स्वेट ग्लैंड इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे टैटू मार्क्स। टैटू मार्क्स सारा साल ऑस्पी में भी आएंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैटू मार्क्स पता तो सबको ही होता है टैटू मार्क्स, लेकिन इसकी डेफिनेशन किसी को नहीं याद होती, तो डेफिनेशन इसको अच्छी तरह करनी है। दीज आर द डिजाइन मेड बाय द मल्टीपल स्मॉल पंक्चर वोंट मेड थ्रू द स्किन विद द नीडल डिप्ड इन द डाई। और टैटू मार्क्स जो होते हैं वो डीपर टू द डर्मिस आर फैगोसाइटोज व्हाइल दोज इन द एपिडर्मिस आर लॉस्ट आफ्टर सम टाइम। तो दो जो होते हैं एक एपिडर्मिस में और एक डर्मिस में। तो दो टैटू मार्क्स आर परमानेंट विच आर इन द डर्मिस इन द डीपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। तो सबसे पहले एपिडर्मिस है फिर डर्मिस है। जो डर्मिस में है वो परमानेंट टैटूज देगी। उसके बाद रिवीलिंग ऑफ द टैटू मार्क्स, तो देखना आपने क्या है, एक दफ़ा रीड कर लेना। उसके बाद जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ टैटू और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है। तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक पर्सनल इवेंट्स ऑफ लाइफ इंडिकेट रेसेस एंड उसके बाद प्रोफेशन ऑक्यूपेशन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है वो इरोटिक टैटूज होते हैं। ब्लू बर्ड टैटू मार्क ऑन द एक्सटेंसिव सर्फेस ऑफ द थंब इंडिकेट होमोसेक्सुअलिटी। तो ये आप देख रहे हैं कि एक्सटेंसिव सर्फेस ऑफ द थंब पे हमारे पास होमोसेक्सुअलिटी को शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की सिर्फ एक एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो स्पेशल एग्जामिनेशन है वो बकल म्यूकोजा से होती है। बायोप्सी और क्रोमोसोमल स्टडीज जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वो हमारे पास जो होती है वो बकल म्यूकोजा से होती है। उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज आता है वो आता है गोनेडल डिसजेनेसिस में हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है। ये जब आप जनरल पैथ में एक दफ़ा जेनेटिक्स इसी तरह कवर कर लोगे तो ये आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन वाला आराम से आपको आता होगा। तो गोनेडल डिसजेनेसिस किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। ये एमसीक्यूज में एक दफ़ा पूछा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ गया एक दफ़ा एमसीक्यूज में ये आया कि मेल इंटरसेक्स का दूसरा नाम क्या होता है, तो मेल इंटरसेक्स को मेल सीडू हर्मैफ्रोडाइट देते हैं और एंट्रोगाइनाइट जो होता है वो वोमेनली मैन को देते हैं। तो एक चीज़ जो उसने एमसीक्यूज में पूछी है वो अगली दफ़ा दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं। तो फीमेल इंटरसेक्स को फीमेल सीडू हर्मैफ्रोडाइट बोलेंगे, गाइनो एंड्रॉइड बोलेंगे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मेल और फीमेल सीडू हर्मैफ्रोडाइट का दूसरा नाम और साथ उसको क्या कहेंगे, ये एमसीक्यूज के लिए वो पूछ सकता है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन द डेड। तो हमारे पास ये आपने सारी इसकी परसेंटेज याद रखनी है। सबसे पहले फीमर है, ये मैंने पारिक से जो पारिक में लिखी हुई है वो उसके अकॉर्डिंग लिखी हुई है। तो आपने याद रखना है कि फीमर में लॉन्ग बोन्स जो होती हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए 70 to 80% होती हैं। स्कल हमारे पास 92% होता है। पेल्विस हमारे पास 95% होता है। अगर स्कल और पेल्विस दोनों ले लो तो 98% हो गया। और होल स्केलेटन हमारे पास 100% होता है। और अगर स्कल और लॉन्ग बोन्स ले लो तो 98% बनता है। तो आपने ये ऑस्टियोलॉजी याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। और इसकी वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू द पारिक मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ गया मॉर्फोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस इन द स्कल। तो आपने ये जो चीज़ है ये आपने यूट्यूब की वीडियोस को ही देखनी है, कोई मेल और फीमेल स्कल का डिफरेंस देख लिया, क्योंकि ये आपको एट द एंड रटाई मारना पड़ेगा, ये आपको कभी भी चीज़ें याद नहीं होंगी।
तो आपने एक दफ़ा यूट्यूब वीडियोस देखनी है तो आपको डिफरेंसेस मेल और फीमेल में याद होते जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके पास इधर मैंडिबल का डिफरेंस आ जाता है, मैंडिबल भी बार बार पूछा जाता है, ऑस्पी में, प्रॉफ में बार बार आ जाता है। तो आपके पास ये मैंडिबल है, मैंडिबल इज लार्ज विद हायर सिम्फिसिस एंड ब्रॉड रेमस। ये तीनों जो है ये हमारे पास मैंडिबल के डिफरेंस आ जाएंगे। और स्मॉल विद लेस कॉर्पोरल एंड रेमल डायमेंशन, पैलेट लार्ज ब्रॉडर और यू शेप, स्मॉल नैरो और पैराबोलिक। फिर टीथ लार्ज विद द फर्स्ट लोअर मोलर्स हैविंग द 5 कप्स और स्मॉल विद द ऑल मोलर्स हैविंग द 4 कप्स। तो आपने ये वाली चीज़ जो है ये याद रखनी है और यूट्यूब वीडियो से सारे इसके डिफरेंसेस अच्छी तरह कर लेने हैं। जो हमारे पास एमसीक्यूज में उन्होंने पूछा हुआ है, एक सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस पूछा हुआ है मेल में। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि चीक बोन जो होती है वो हमारे पास लार्ज होती है, जो जाइगोमेटिक बोन है वो लार्ज है मेल में। उसके बाद उसने प्राइटल प्रोटूबरेंस का एमसीक्यूज आया हुआ है कि वो स्मॉल है। उसके बाद हमारे पास आया हुआ है कि फ्रंटल प्रोमिनेंस, तो फ्रंटल प्रोमिनेंस हमारे पास इसके अंदर स्मॉल होती है। तो ये चीज़ें आपके पास एमसीक्यूज में आई हैं, ये 4 एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया और बाकी आपने अच्छी तरह इसको कर लेना है। जब आप एक दफ़ा यूट्यूब वीडियोस देख के करेंगे वापस आएंगे तो आपको ये अच्छी तरह आते होंगे और ये आपने अच्छी तरह कर लेना है, एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईशियस प्यूबिस इंडेक्स। ये हमारे पास क्या है, एक दफ़ा रीड कर लेना है कि प्यूबिस लेंथ को हम ईशियम लेंथ से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। मेल में हमारे पास लेस देन 990 मिलीमीटर आ जाएगी, फीमेल में मोर देन 95 मिलीमीटर आ जाएगी। तो ये एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ गया मॉर्फोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस इन द फीमेल। तो ये इन द पेल्विस में फीमेल और मेल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर अक्सर जो है एससीक्यूज में आ जाता है, एमसीक्यूज में इसका पूछ सकते हैं। उसके अलावा ऑस्पी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्पी में ऐसी चीज़ें बार बार आती हैं। तो ये एक दफ़ा आपने डिफरेंसेस नेट से देख के यूट्यूब पे कोई भी वीडियो या मेल और फीमेल पेल्विस का डिफरेंस करके ये आपने अच्छी तरह कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ गए इंडिसेस। इंडिस इज मेजरमेंट ऑफ द बोन। इस बार वाइवे में वो पूछी जा रहे थे कि इंडिसेस क्या होता है, बच्चों को अक्सर नहीं पता था कि मेजरमेंट ऑफ बोन्स को इंडिसेस बोलते हैं, तो बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो आपने याद रखना है कि इंडिसेस फैलिक इंडेक्स जो होती है वो मेजरमेंट ऑफ बोन्स होती है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ स्कल। उसके बाद मैक्सिमम ब्रेथ ऑफ अ स्कल को जब डिवाइड करेंगे ग्रेट लेंथ ऑफ अ स्कल से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास फैलिक इंडेक्स आ जाएगा। अब जो इसको याद रखना है, इसको आपने किस तरह याद रखना है, आपने इसको एंड से याद रखना है, ए एन और डी। तो 70 टू 75 इसको कंसिडर करते हैं। 70 टू 75 सेंटीमीटर जो है वो डॉलिकोसेफेलिक है, वो आर्यंस और निग्रोज होती है। आर्यंस में हमारे पास पाकिस्तानी और इंडियंस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एंड से आपको याद कर लिए ए एन और डी। उसके बाद मिसेटिसफेलिक है जो 75 से 80, इसको हम 80 कंसिडर करेंगे, 80 सेंटीमीटर। तो ये मैंने किस तरह मैक से याद रखा था, मैक MEC। तो मिसेटिसफेलिक यूरोपियन और चाइनीज़, तो आपको ये याद रखा है कि यूरोपियन और चाइनीज मिसेटिसफेलिक में है। उसके बाद 80 टू 85 सेंटीमीटर जो ब्रैकिसफेलिक है, इसको मैंने BM से याद रखा था कि वो मंगोलियन है। तो एंड उसके बाद मैक, उसके बाद BM, ये आपको इंडिसेस कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद आपके पास आ गया एपिफिजियल यूनियन। तो आप एपिफिजियल यूनियन आपने किस तरह याद रखनी है, ये भी MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले हमने एल्बो पे देख लेना है 14 टू 50। पहले हमने रिस्ट पे आना है। रिस्ट पे आपके पास सबसे पहले आपने एल्बो से शुरू किया। एल्बो में 14 टू 15 आ गए, आपने साथ साथ करके देखना है। एल्बो आपको 14 टू 15 है, फिर रिस्ट है 16 टू 17, उसके बाद आपने शोल्डर देखे 18 टू 19 है। उसके बाद आपके पास आइले क्रेस्ट है 22 टू 21 है और क्लेविकल 22 टू 23 है। तो जब आप क्लेविकल पे 22 23 पे पहुंच गए तो हमने पीछे वाले भी सारे ठीक कर लिए। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। फॉर फीमेल -2 ईयर फ्रॉम द अबव डेटा, फीमेल्स के लिए हम -2 करेंगे फ्रॉम द अबव डेटा। उसके बाद आपके पास ना कॉलेज की ऑस्मी में अक्सर वो जो है ना, तो वो एक चीज़ तो ये MCQs पूछते हैं कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो टोटल जो होते हैं 20 नंबर होते हैं, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास परमानेंट टीथ आ गए। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 इन नंबर होते हैं। अब जो हमारे पास जो बनता है ना सिनेरियो, अक्सर जो हॉस्पी में बनता है कि बंदा बिठाया होता है, उसका थर्ड मोलर डेवलप होता है, तो वो पूछते हैं कि इसकी एज कितनी होगी। तो आपने एज जो है वो इसके अकॉर्डिंग लिखनी है। सबसे पहले आपके पास थर्ड मोलर है वो 17 टू 25 ईयर है, फिर सेकंड मोलर है 12 टू 14 ईयर है। दो आपने ये याद कर लिए। उसके बाद जो आपके पास आपने जहाँ शुरू कहाँ से हो रहा था, हमारे पास फर्स्ट मोलर 6 ईयर से, तो अब आपके पास तीन वैल्यूज आ गए, 6 ईयर, 17 टू 25 और 12 टू 24 आपके पास मोलर कवर हो गए। उसके बाद आपने आ जाना है अपने किनाइन पे। किनाइन आपको हमेशा याद रहेगा कि 11 आपने डिफ्रेंशिएट के लिए याद रखना है कि किनाइन 11 पे स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद आपने उससे पीछे प्री मोलर लेके जाने हैं, तो 10 और 9 आपके पास प्री मोलर। उसके बाद लेटरल इंसाइजर और सेंट्रल इंसाइजर 8 और 7 पे आ गए। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ याद रहेंगी। उसके बाद आपने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है, ये OSPI में भी अक्सर पूछ ली जाती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि सूचर्स।
तो ये आपने याद रखना है सी एस और एल। जो हमारा पी एस एल है ना, हमने सी एस एल से याद रखना है। कोरोनल सूचर है, फिर सेजिटल सूचर है और लेम्डॉइड सूचर है। तो ये हमारे जो पेरेंट्स हैं वो मोस्टली फॉल करते हैं 45 to 50 ईयर्स में, तो लेम्डॉइड सूचर आपको वैसे ही याद रहेगा। उसके बाद सेजिटल सूचर है जो 30 to 35 ईयर्स में आ गया। कोरोनल सूचर है 30 to 40 ईयर्स में। तो आपने ये वाली वैल्यूज भी अच्छी तरह कर लेनी है। ये भी एमसीक्यूज के लिए अक्सर पूछ ली जाती हैं और एक्सक्यूज में भी बना ली जाती हैं। उसके बाद एज चेंजेस इन द मैंडिबल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंडिबल का मेल और फीमेल का डिफरेंस, और एक हमारे पास एज चेंजेस। तो उसको आरएमसी और रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज है, तो रैमस, मेंटल फोरामेन और कॉन्डाइल। तो ये आपने तीनों चीज़ें याद कर ली। आरएमसी से आपकी हेडिंग्स याद होंगी। उसके बाद इन्फेंट है, एडल्ट और ओल्ड एज है। तो इसके अंदर शॉर्ट और ऑब्लिक एंड फॉर्म देन ऑब्ट्यूज एंगल विद द बॉडी। इसके अंदर हमारे पास साइज कंपेरेटिवली रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ही बनाएगा। जो अडल्ट है इसके अंदर लार्ज और वर्टिकल राइट एंगल विद द बॉडी बनेगा। तो इसके अंदर ऑब्ट्यूज, इसके अंदर ऑब्ट्यूज, इसके अंदर राइट एंगल। उसके बाद मेंटल फॉर्मन नियर द लोअर एब्डोमेन, नियर द लोअर बॉर्डर, और इसके अंदर क्लोज टू द अपर बॉर्डर। फिर मिडवे बिटवीन द अपर एंड लोअर बॉर्डर जो है वो हमारे पास अडल्ट आ जाएगा। कॉन्डाइल जो है इन नियर इन लाइन विद द बॉडी, नॉट प्रोजेक्टिंग अबव द कोरोनाइड प्रोसेस। इसके अंदर अबव द कोरोनाइड प्रोसेस याद रखना है आपने। हम जो इन्फेंट और अडल्ट बिल्कुल उल्टा है। ओल्ड एज जो है इन्फेंट से मिलते जुलते हैं और रिलेशन इज एरेटिक। तो आपने एज चेंजेस इन द मैंडिबल भी अच्छी तरह कर लिए। उसके बाद मेल और फीमेल आपने याद रखे हुए थे। उसके बाद आपके पास इंटर यूटेराइन एज एस्टिमेशन आ जाती है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सोमाइट्स है 59 प्लस नंबर ऑफ सोमाइट डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास एज एंड डेज आ जाएगी। एज एंड डेज अप टिल द 5 मंथ ऑफ जेस्टेशन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अंटिल द 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ सोमाइट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला है। उसके बाद हेजिस रूल है। हेजिस रूल भी अप टिल द 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन के लिए अलग है, आफ्टर 5th मंथ के लिए अलग है। तो इट रेट द स्क्वायर ऑफ द मंथ्स ऑफ द जेस्टेशन गिव द लेंथ ऑफ द फीटस इन सेंटीमीटर अप टू द 5th मंथ। और लेंथ ऑफ फीटस हमारे पास सेंटीमीटर में, स्क्वायर ऑफ मंथ्स ऑफ जेस्टेशन मिल जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ फीटस इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 और नंबर ऑफ द मंथ्स ऑफ जेस्टेशन। तो आफ्टर 5 मंथ भी याद रखना है, अंटिल 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन भी आपने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आपके पास जो है ना ये आ गया लेंथ, वेट और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ फीटस। तो इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज हैं कि सेकंड मंथ में हमारे पास जो हमारे पास हार्ट एक्टिविटी होती है ना वो हम सोनोग्राफी से सुन सकते हैं। तो आपने सेकंड मंथ में ये चीज़ याद रखनी है कि हार्ट साउंड हमें सुननी स्टार्ट हो जाती है, हार्ट एक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास जो ये देखें 5th मंथ है ना, तो अप टू 5th मंथ हमारे पास स्क्वायर उसका लेना है। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 बनेगा। तो हमने ये देख लिया। इसके अंदर हमारे पास किक और हार्ट साउंड्स जो होती हैं वो हमारे पास सुननी शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर हार्ट एक्टिविटी थी, इसके अंदर हार्ट साउंड्स है। और इसके अंदर हमारे पास यूट्राइन स्कर्टल भी हमें सुनना शुरू हो जाता है, और एल्वियोलर एक्टिविटी इन द जॉ 5th मंथ में स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद 6th मंथ में हमारे पास प्यूपली मेम्ब्रेन डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो आपने ये एमसीक्यूज के लिए चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आ गया, उसके बाद हम आगे चलते हैं फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी पे। तो ओडोंटोलॉजी में भी डिफाइन एज द स्टडी ऑफ डेंटल एविडेंस एज एन एड टू द आइडेंटिफिकेशन। तो आपने ये वाली डेफिनेशन ओडोंटोलॉजी की याद रखनी है। उसके बाद आपके पास 2 मेथड होते हैं असेसमेंट ऑफ द एज। तो आपने 2 जो मेथड हैं उनके नाम याद रखने हैं, बॉयड्स मेथड है और स्टॉक मेथड है। तो आपने ये वाली चीज़ें याद रखनी है। इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर फीचर ऑफ एनामल होता है, तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है बॉयड मेथड में। और फिर आपने स्टॉक मेथड में देख लेना कि हाइट और वेट ऑफ द डेवलपिंग टूथ होता है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है ओडोंटोलॉजी में। उसके बाद जो है ना हमारे पास गुस्टैफ्सन मेथड आ जाता है। ये ऑस्पी के लिए, एससीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होगा, इट इज़ द मेथड विद द प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट एन अडल्ट इंडिविजुअल टूथ अंडरगोज आर टेकन इनटू अकाउंट। तो गुस्टैफ्सन्स क्राइटेरिया में एट्रीशन ऑफ द टूथ बाय द मैस्टिकेशन, उसके बाद डेपोजिशन ऑफ द स्कैनिडेंट एंड इन द पल्प चैम्बर, द लेवल ऑफ अटैच जिंजाइवी, द डेपोजिशन ऑफ सीमेंटम ऑन द रूट, उसके बाद ट्रांसलूसेंसी ऑफ द रूट और रिजॉर्प्शन ऑफ द रूट। तो जो मोर रिलायबल मेथड है वो ट्रांसलूसेंसी ऑफ द रूट होता है। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अक्सर पास पेपर में आया हुआ है, आपके कॉलेज के पेपर में भी आ सकता है। तो एमसीक्यूज के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एससीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिग्रेशन लाइन के आपके रिग्रेशन लाइन के बारे में आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद बाइट मार्क जो है ये एक दफ़ा रीड दे लेनी है, ऑस्पी में पूछ लिया जाता है। उसके बाद बाइट मार्क को आइडेंटिफिकेशन करने का, बाइट मार्क बनती किस तरह की है तो हमने वो भी देख लेना। और उसके बाद हमारे पास इधर बाइट मार्क इस तरह आती है ऑस्पी में कि ये क्या हुआ है, तो बाइट मार्क है। तो ये आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन कवर करने के बाद हम आगे ट्रेस एविडेंस पे। अब ट्रेस एविडेंस हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, अब एनी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल लेफ्ट एट द सीन ऑफ द क्राइम और अकरेंस विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द पर्सन ऑब्जेक्टिवली इज कॉल्ड द ट्रेस एविडेंस। इस बार वाइवा में वो पूछ रहे थे ट्रेस एविडेंस क्या होता है, तो 2 चीज़ों पे होता है, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल की बेस पे होता है। अब बायोलॉजिकल मटेरियल में और नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल में क्या क्या चीज़ें ये आपने रीड करनी है। बायोलॉजिकल मटेरियल ये एससीक्यू में भी उन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रेस एविडेंस क्या है, तो बायोलॉजिकल मटेरियल, नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल और बायोलॉजिकल मटेरियल के आपने उसको बता
बता देना है कि ब्लड, सीमन और स्लाइवा और हेयर, उसके बाद बटन, बुलेट, फाइबर, ग्रास और मड। ये हमारे पास ऑस्पी रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एससीक्यू रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लुकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये बार बार पूछते हैं वो। तो एवरी कंटेंट लीव्स अ ट्रेस और एक्सचेंज ऑफ ट्रेस में बी और ऑफन इज अ टू वे प्रोसेस। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। उसके बाद आपके पास आ जाता है केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ब्लड स्टेनिंग के वो नाम पूछ लेते हैं। तो उसके अंदर बेंजीडीन टेस्ट है, फिनॉल्फेथलीन टेस्ट है और अमाइडोपायरीन टेस्ट है। तो आपने तीनों टेस्ट के नाम याद रखने हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर कंफर्मेटरी टेस्ट में दो होते हैं, टाकायामा टेस्ट और साथ हमारे पास आ जाते हैं टिकमैन टेस्ट। तो आपने इनके जो है ना प्रिंसिपल भी अच्छी तरह पढ़ लेने हैं और इसके हमारे पास मेथड इन्फेरेंस भी एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। और ये जो डायग्राम्स है ये ऑस्पी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड्स आ जाती हैं अक्सर ऑस्पी के लिए। तो ये आपने दोनों ये देखनी है और टाकायामा टेस्ट और ये टिकमैन क्रिस्टल के प्रिंसिपल और इन्फेरेंस पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपके पास जो हमारे पास टाकायामा टेस्ट था उसके अंदर हीमोक्रोमोजन पिंक क्रिस्टल्स बन जाते हैं हमारे पास टाकायामा टेस्ट में। उसके बाद आप आगे आगे सेमिनल स्टेन में, तो सेमिनल स्टेन की तरह एक सेकेंड, सेमिनल स्टेन्स हमारे पास ये आ गया। तो आपने सीमन की एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लेनी है, इसके अंदर कौन कौन से फ्लूइड पोर्शन बनते हैं ये एक दफ़ा आपने देख लेना है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आपने रीड एक अच्छी तरह देना है। उसके बाद इसके अंदर ना हमारे पास एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखें एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट आ गया, ये एमसीक्यूज के लिए पूछा जाता है कि सीमन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट करते हैं। इसके अलावा वो एक्स्ट्रा में पूछा था वो बारबीरो टेस्ट भी कर सकते हैं और फ्लोरेंस टेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ गया हेयर। हेयर का दूसरा नाम क्या है, हेयर का दूसरा नाम हम कहते हैं ट्राइकोलॉजी। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, हेयर इज पिगमेंटेड हॉर्नी फाइब्रस फिलामेंट ग्रोइंग फ्रॉम द हेयर फॉलिकल प्रेजेंट इन द डर्मिस। अब इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस जो है ना वो बार बार पूछते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, ट्रेस एविडेंस के लिए। इसके अंदर कॉर्पस डिलेक्टाया आ गया टू एस्टैब्लिश द बॉडी ऑफ द क्राइम। अब इसके अंदर हमारे पास जो है ना मेडली इंडेक्स ह्यूमन और एनिमल का बार बार पूछते हैं। तो हमारे पास जो कैटल हेयर है उसका इंडेक्स 0.50 और मोर है और जो ह्यूमन हेयर है उसका 0.33 और लेस है। इसके अलावा इसका डिफरेंस अगले पेज में हमारे पास हमें मिलेगा कि हमारे पास डिफरेंस क्या होते हैं बिटवीन द एनिमल हेयर और ह्यूमन हेयर। तो ह्यूमन हेयर आर जनरली कंसिस्टेंट इन कलर एंड पिगमेंटेशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हेयर शाफ्ट, वेयर एनिमल हेयर में एग्जिबिट रेडिकल कलर चेंजेस इन द शॉर्ट डिस्टेंस कॉल्ड एज द बैंडिंग। तो आपने ये याद रखना है कि एनिमल हेयर में बैंडिंग है और ह्यूमन हेयर में कंसिस्टेंट इन कलर है। उसके अलावा द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द पिगमेंट इन द एनिमल हेयर कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइबल फीचर्स। द पिगमेंटेशन ऑफ द ह्यूमन हेयर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्लाइड मोर डेंस टुवर्ड द मेडुला। तो आपने जो है ना ह्यूमन हेयर की एनिमल हेयर की देख लेनी है कि ह्यूमन हेयर की जो पिगमेंटेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्लाइटली मोर डेंस टुवर्ड द मेडुला। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद द मेडुला व्हेन प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर इज अमॉर्फस इन अपीयरेंस एंड विथ इज जनरली लेस देन, जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा कि 0.33 और मोर होगी, उसकी कम है तो लेस देन 1/3 द ओवरऑल डायमीटर ऑफ द हेयर शाफ्ट। ये हमारे पास ह्यूमन हेयर है और जो एनिमल हेयर है उसका मेडुला ज़्यादा था 0.5 और मोर। तो हमारे पास नॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है, स्ट्रक्चर जनरली ऑक्यूपाइज एन एरिया ग्रेटर देन द 1/3 ऑफ द ओवरऑल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो आपके पास ट्रेस एविडेंस और हमारे पास जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए आपके पास यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इतना ही करेंगे तो आपका इंशाल्लाह प्रॉफ आसानी से हो जाएगा। एनिमल ह्यूमन हेयर का डिफरेंस अच्छी तरह आपने एक दफ़ा देख लेना है। और